नमस्कार प्यारे साथियों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना साथी राधेश्याम जटिया। साथियों, सेंसस 2027 के अंदर जो अपनी फेज 1 चल रही है उसके अंदर एचएलओ ऐप में एंट्रीज किस तरीके से करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक, इनमें भी कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं सो इजी है, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां किस किस तरह की गलतियां होने के चांसेस हैं और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां हम रख सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा डिटेल में रहेगा। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुरू करते हैं आज की बात को। ठीक है साथियों, ये आपके सामने सारे के सारे 33 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इन 33 क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हम बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है उनको अपन छोड़ते चलेंगे। 1 से लेकर 34 तक जाने में अपन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, शुरू करते हैं बात को। ये क्वेश्चंस आपके सामने लिख रखे हैं साथियों। ठीक है, ये चलो ऐप एंट्री के नाम से मैंने इसको बनाया है। मेहनत करिए आप लोगों के लिए, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है लाइन नंबर का। फर्स्ट में आता है आपका लाइन नंबर। किसी भी प्रकार का परिवार हो, संबंधित हो या असंबंधित, संस्थागत हो या सामान्य परिवार, पक्का मकान, कच्चा मकान, है ना, आवासीय, गैर आवासीय, हर एक स्थिति में आपका लाइन नंबर आपको ये ऑटो क्रिएटेड रहेगा साथियों। ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और बदला नहीं जा सकता। तो सोच समझ करके जो है आप एंट्रीज करें। एक एंट्री देखने में चली गई तो लाइन नंबर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा होता है, क्या सर लाइन नंबर और भवन नंबर सेम चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्या सर लाइन नंबर और जनगणना मकान नंबर सेम चलेंगे? कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, लाइन नंबर सिर्फ ये दिखाता है, अगर आप अभी एंट्री कर रहे हैं करंट में और लाइन नंबर 69 दिखा रहा है, इट मीन्स आप 68 एंट्रीज पहले कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे उनको आपने अधूरा छोड़ा है, कुछ भी किया है, लेकिन आप 69वें नंबर की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, लाइन नंबर के बाद आता है आपका भवन नंबर। लाइन नंबर के बाद क्या आ जाता है आपका भवन नंबर। ये भवन नंबर आपको मैनुअली देना होता है। इस भवन नंबर को देते समय पहले भवन नंबर की जब आप एंट्री करेंगे तो आपको भवन नंबर एंटर करना पड़ेगा। पहले भवन के बाद, फर्स्ट भवन की एक एंट्री हो जाने के बाद आपके भवन नंबर का जो, यानी कि बिल्डिंग नंबर का जो ऑप्शन है, उसके अंदर नीचे एक दोहराएं अथवा रिपीट नाम से एक ऑप्शन खुल जाता है। इस रिपीट ऑप्शन का प्रयोग कैसे किया जाना है साथियों? इस रिपीट ऑप्शन के प्रयोग में समझिए, आप एक परिवार की एंट्री कर रहे हैं, उसका लाइन नंबर आपने डाल दिया है ना। आप एक परिवार की एंट्री कर रहे हैं और उसका लाइन नंबर आपने डाल दिया है। तो सबसे पहले आपने लाइन नंबर डाला, दूसरा आपने बिल्डिंग नंबर डाला। ठीक है, बिल्डिंग नंबर डाला और इसके अंदर आपने एक सेंसस हाउस नंबर जो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ। फिर क्वेश्चन 4 पर आप आए और 4 से 34 तक आपने एंट्रीज कर दी और ये एंट्री ओवर हो गई। और अब स्थिति ये है, मान लीजिए कि एक भवन है, एक भवन है, इसमें 3 जनगणना मकान है, 3 जनगणना मकान है। 3 जनगणना मकान में पहला, दूसरा और तीसरा, इस पहले की एंट्री खत्म हो गई। अब अपन चल रहे हैं दूसरे पे। जब आप दूसरे की एंट्री करेंगे तो लाइन नंबर आपको फिर से क्या मिल जाएगा सर? न्यू, नया लाइन नंबर मिल जाएगा। और भवन नंबर का जब आप ऑप्शन चूज करेंगे, इस बार भवन नंबर पर आप जाएंगे तो आपको भवन नंबर के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिपीट या दोहराएं। इस बटन को आपको क्लिक कर देना है। भवन नंबर के मामले में फर्स्ट एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी, सेकंड एंट्री में आपका ये न्यू रह जाएगा, इसमें आपको रिपीट बटन दबा देना है कि उसी भवन के अंदर अपन एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, और सेंसस हाउस नंबर, क्योंकि भवन वही है लेकिन मकान चेंज हो गया है, इसलिए सेंसस हाउस नंबर ये वाला जो आपका क्या हो जाएगा साथियों? न्यू हो जाएगा। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन 1 से 34 तक की आप एंट्री कर देंगे। ये होता है आपका भवन नंबर रिपीट करना। एक दूसरी कंडीशन बनती है, सेंसस हाउस नंबर कैसे रिपीट करें? तो इसी में समझिएगा, इसी में समझिएगा। मान लीजिए ये जो बिल्डिंग थी, इसके अंदर 2 सेंसस हाउस थे। सेंसस हाउस कितने थे साथियों? दो। दो सेंसस हाउस थे लेकिन इसके अंदर 3 परिवार रह रहे हैं। कितने परिवार रह रहे हैं? 3 परिवार। तो आपने पहले सेंसस हाउस की एंट्री कर दी पहले परिवार के साथ में। अब आपको लगता है कि जो दूसरा परिवार है वो भी पहले सेंसस हाउस में ही रहता है ना। सेंसस हाउस 2 है, पहले सेंसस हाउस में, यानी कि पहली जनगणना भवन जो है, उस जनगणना भवन के पहले जनगणना मकान में 2 परिवार रहते हैं। सेकंड वाले फैमिली की जब आप एंट्री कर रहे हैं, सेकंड वाली फैमिली की जब आप एंट्री कर रहे हैं, तब आपके इस कंडीशन क्या बनेगी? लाइन नंबर आपका फिर से न्यू रहेगा, बिल्डिंग नंबर आपका रिपीट होगा और सेंसस हाउस नंबर भी आपका क्या रहेगा? रिपीट रहेगा। क्या रहेगा? रिपीट। और आपको फिर इसी क्वेश्चन 4 से लेकर 34 तक एंट्रीज करनी है। ठीक है, यानी कि एक भवन में 2 मकान हैं तो भवन नंबर रिपीट करना है, और एक मकान में 2 परिवार हैं तो आपको सेंसस हाउस नंबर भी रिपीट करना है। यहाँ आप डिटेल में समझ गए होंगे बात को, ज़्यादा आपको परेशान करने की कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं।
लग नहीं रही है। सेंसस हाउस नंबर इसमें मैंने आपको समझा दिया, इसमें रिपीट का ऑप्शन भी मिलता है और न्यू का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि दोहराएं या नया। इसमें सर न्यू का ऑप्शन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ पर भवन नंबर अपन मैनुअली एंटर करते हैं, टाइप करते हैं, इसमें भवन नंबर 12 है, 15 है, 27 है, 76 है, ठीक है। लेकिन सेंसस हाउस नंबर के मामले में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो रिपीट या न्यू। रिपीट का ऑप्शन सिर्फ तब दबाना है इस मामले में, इसमें रिपीट का ऑप्शन सिर्फ तब दबाया जाएगा जब एक जनगणना मकान के अंदर एक से अधिक परिवार है, चाहे 2 परिवार है, 3 परिवार, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इजी है। और जो आपका चौथा क्वेश्चन है साथियों, इसमें शायद ऑप्शन 1 से लेकर के 7 तक अवेलेबल होंगे आपके पास। मैं चेक कर लेता हूं अभी, ताकि ऑन रिकॉर्ड कोई गलत जो बात है आपके सामने नहीं निकले। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इस क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेकर 7 तक कोड है। कोड संख्या कहां से कहां तक है? 1 से 7 तक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कोड नंबर 1 दे रखा है मिट्टी है, ठीक है, तो मिट्टी से बना हुआ है, समझ में आ गया। लकड़ी से बना हुआ है, 2 नंबर कोड पक्की ईंट, कोड नंबर 3 पत्थर, कोड नंबर 4 सीमेंट, कोड नंबर 5 मोजेक यानी कि टाइलें हैं, तो कोड नंबर 6। अब आपको 1 से 6 तक, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 7 तक ना कॉलम है, आपको ऐसी कोई चीज का फर्श मिल गया, आपको फर्श कुछ इस तरीके का मिल गया कि उसमें कोड नंबर 1 से लेकर 6 तक कोई सामग्री नहीं है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, तब आपके पास कौन सा ऑप्शन रहता है? इस क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर आप 7 चयन करें। प्रश्न 4 में ऑप्शन नंबर 7 चयन करें, ठीक है। उसके बाद वैसे 4 5 6 बहुत इजी है। फिर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रश्न संख्या जो 5 है, फर्श के बाद में दीवार के तरफ चली जाती है। दीवार में प्रयुक्त प्रमुख जो सामग्री है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 से लेकर 0 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 ऑप्शन मिलते हैं। समझ में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 से लेकर 9 तक आपका काम चल जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ भी खोपड़ी में नहीं घुस रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर 0 लास्ट वाला जो ऑप्शन है बहुत काम का है। जब 1 से 9 तक में से कोई सामग्री नहीं है तो 0 वाला लगा लें। वही मामला क्वेश्चन नंबर 6 में है, 5 में है, वही मामला क्वेश्चन नंबर 6 में है, जहां छत की सामग्री पूछी जाती है। अब आ जाता है आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको अपन कहते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, ये प्रश्न संख्या 7 बड़ा आराम से इत्मीनान से आप समझ लेना। प्रश्न संख्या 7 को बड़ा आराम से इत्मीनान से आप समझ लेना। देखो, चलिए साहब, एक अपन अगर इसके अंदर बात करें तो मैं कुछ एंट्रीज बताता हूं। सबसे पहले अपन करते हैं आवासीय। कौन सी बात करते हैं सर? आवासीय। एक ऐसा परिवार, मतलब एक ऐसा जनगणना भवन जिसमें एक जनगणना मकान है और उसमें एक परिवार निवास कर रहा है, सामान्य परिवार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परिवार सामान्य हो या संस्थागत, आवासीय की श्रेणी में जा रहा है कुल मिला के। आवासीय की श्रेणी में आप जाएंगे क्वेश्चन 7 के अंदर, ये रेजिडेंशियल है, आवासीय है। अगर आप ये चूज करते हैं तो इसके बाद आपको क्रमशः प्रश्न संख्या 34 तक जाना पड़ेगा। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके 34 तक आपको एंट्रीज करनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगता है कि यार ये जो आवासीय नहीं है, या एक दूसरी स्थिति बनती है, आवासीय में कोई दिक्कत आपको किसी को नहीं आएगी, सारे समझ गए, तो इस पर ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन आता है रेजिडेंस कम अदर यूज, आवास सह अन्य उपयोग। आवास सह, फिर आगे जो भी लगेगा, आवास सह दुकान, आवास सह किराना की दुकान, आवास सह आटा चक्की, आवास सह प्रिंटिंग, जो भी XYZ फोटोकॉपी मशीन, जो भी है। इसमें क्या होगा, जनगणना मकान एक ही है। जनगणना मकान की आपकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए, क्लियर समझ होनी चाहिए कि एक अलग से उसका प्रवेश द्वार हो, 4 दीवारें हो, छत हो, ठीक है। चलिए, एक जनगणना मकान के अंदर, एक ही जनगणना मकान के अंदर, या और थोड़े इजी शब्दों में कहें, ज्यादा क्लैरिटी के साथ तो नहीं लेकिन इजी शब्दों में कहें, तो एक ही कमरा अगर आपको कहीं लगे और उसमें कोई परिवार रहता भी है और अपने गुजारे के लिए कोई अन्य उपयोग भी कर रहा है उसका, है ना। जैसे एक व्यक्ति है जो अपने अपने क्लिनिक खोल रखा है, उसने क्लिनिक खोल रखा है और उसी में वो रहता भी है, दिन भर क्लिनिक चलाता है, शाम को उसी क्लिनिक को जो है उसी के अंदर वो सो जाता है, वहीं पर उसका खाना मंगा लेता है, खा लेता है। तो ये है आवास सह अन्य उपयोग। आवास सह अन्य उपयोग के मामले में जो भी साथ का उपयोग हो रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। रेजिडेंस कम टेलरिंग शॉप, रेजिडेंस कम किराना शॉप, रेजिडेंस कम क्लिनिक, यानी कि आवास सह किराना दुकान, आवास सह आटा चक्की, जो भी जानकारी बनती है वो आपको इसके अंदर करनी है। और इसमें भी आपको अप टू 34 यानी कि 34 क्वेश्चन तक की एंट्री आपको इसके अंदर भी करनी रहती है, कहीं कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। बस आवास के साथ में क्या उपयोग किया जा रहा है वो आपको देखना है। एक परिवार है, मान लीजिए ये एक तरह का परिवार, एक जनगणना मकान है, एक जनगणना भवन है जिसमें 2 मकान है, ऊपर और नीचे। अब एक व्यक्ति ने यहाँ पर तो शॉप खोल रखी है, दुकान,
और ऊपर उसका परिवार रहता है। तो यहाँ पर आप मेरे को ये बताओ कि क्या आवास सह अन्य उपयोग की स्थिति बनेगी? तो बिल्कुल आवास सह अन्य उपयोग की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, आवास सह अन्य उपयोग की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि जो ऊपर वाला जनगणना मकान है, इस मकान के अंदर अपन परिवार दिखा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और इस मामले में अपन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 चूज करेंगे, जो कहता है दुकान है। ठीक है, अगर स्थिति ये होती है कि एक ही जनगणना भवन है जिसमें एक ही जनगणना मकान है, इसमें एक व्यक्ति दुकान भी लगा रखी छोटी मोटी और निवास भी यहीं पे करता है ना, साइड में एक छोटी सी गैस की टंकी रख रखा है, चूल्हा रख रखा है वहीं पे, और उस बाद में कपड़ा लगा देता है, उस पर पूरा दिन दुकान करता है, शाम को वहीं खाना खा के वहीं सो जाता है। तो ये जो स्थिति बनेगी आवास सह अन्य उपयोग की बनेगी, ये वाली स्थिति नहीं बनेगी, ध्यान रखना। अब उसके बाद में क्या होता है साथियों, दुकान। दुकान का मतलब क्या हो गया, किसी भी तरह की दुकान हो सकती है, जिसे आप अपनी आम भाषा में दुकान कहते हैं। अब यहां पर जैसे मान लीजिए किसी ने बीड़ी सिगरेट पान गुटखा बेचने की दुकान लगा रखी, वो भी दुकान है ना। किसी मान लीजिए ये बार्बर शॉप लगा रखी, नाई की दुकान है साहब, वो भी दुकान है। ठीक है, तो दुकान आ गई। या कार्यालय, कार्यालय के मामले में क्या आ जाता है, कोई सलाहकार है, कोई एडवाइजर है, कोई वकील साहब है, कोई इस तरह का ऑफिशियल वर्क है। ठीक है, तो वो जो है ई मित्रा वाला है ना। तो वो ई मित्र वाले को तो वैसे आप शॉप में भी डाल सकते हैं, ऑफिस में भी डाल सकते हैं, ऑफिस में से ज्यादा मैं तो शॉप में प्रेफर करूंगा। तो ये समझ में आ रहा है सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। स्कूल या कॉलेज समझ में आ रहा है सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। ध्यान रखना, स्कूल और कॉलेज एक संस्था है, लेकिन ये संस्थागत वाले में इसकी एंट्री नहीं जाएगी। संस्थागत में एंट्री उन चीजों की जाएगी जहां पर निवास किया जाता है। स्कूल और कॉलेज केवल बच्चे पढ़ने आते हैं, टीचर्स पढ़ाने आते हैं, पियोन कचरा निकालने आता है, वापस सब लोग चले जाते हैं, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 4। पांचवा है होटल, एक ऐसी जगह जहां पर लोग रहते तो हैं लेकिन स्थायी रूप से नहीं रहते। आते हैं, एक रात रुकते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, 2 रात रुकते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। तो होटल, लॉज या गेस्ट हाउस की स्थिति है, ऑप्शन नंबर 5 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 में आपका हॉस्पिटल हो गया, डिस्पेंसरी हो गई, छोटा मोटा किसी का कोई क्लिनिक हो गया, है ना। मेडिकल को आप इस छट्टे में नहीं लेवे। मेडिकल जो है आप उसमें शॉप, मेडिकल शॉप में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें प्राथमिक चिकित्सालय जो आपका आता है ना, पीएससी सीएससी वगैरह आ जाएंगे। फैक्ट्री वर्कशॉप, है ना, फैक्ट्री वर्कशॉप का मतलब मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल की दुकान लगा रखी है, उसमें मोटरसाइकिल ठीक करने की, तो वर्कशॉप में चला जाएगा। ठीक है, चलिए। प्लेस ऑफ वर्शिप, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो डाल चुका हूँ। प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को वैसे मैं पूरी डिटेल में पहले समझा चुका हूँ, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ। अब आपके लिए सबसे ज्यादा काम का ऑप्शन यहाँ पे रहता है ऑप्शन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 9 क्यों सर? गैर आवासीय, गैर आवासीय का मतलब नॉन रेजिडेंशियल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। अब इसमें इन्होंने लिस्टिंग कितनी करी सर? ऑप्शन नंबर 3 से लेकर के ऑप्शन नंबर 8 तक, 3 4 5 6 7 8, केवल 6 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं नॉन रेजिडेंशियल यूज के। जबकि नॉन रेजिडेंशियल यूज बहुत सारे हो सकते हैं। अब जिम भी हो सकता है सर, जिम तो इसमें मेंशन ही नहीं है। गौशाला तो इसमें मेंशन ही नहीं है। पशुओं की शेड इसमें मेंशन ही नहीं है। एक घर के अंदर खाकला भर रखा है, वो तो इसमें मेंशन ही नहीं है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 9, अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज, अन्य गैर आवासीय उपयोग। अन्य गैर आवासीय उपयोग क्या करेंगे सर इसमें? इसमें सिर्फ आपको, अगर नॉन रेजिडेंशियल, ध्यान रखना रेजिडेंशियल के मामले में केवल ये दो ही है, ये दो ही रेजिडेंशियल है, और बाकी सारे के सारे नॉन रेजिडेंशियल है, ये 10 तक, 9 तक। तो आपको लिखना है अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज, और ये लिखने के बाद आपसे पूछेगा इंटर एक्चुअल यूज, यानी कि अन्य उपयोग क्या होता है, वो आप अपनी सामान्य भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए गौशाला है तो यहां पर लिख लेंगे गौशाला, सिंपल सी बात है। मान लीजिए मुर्गे पालने का फार्म लगा रखा है, गोट फार्म लगा रखा है, तो गोट फार्म लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से कहीं कोई आपको दिक्कत इसके अंदर नहीं आनी है। ऑप्शन नंबर 3 से लेकर के, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से लेकर के 9 तक आप कोई सा भी ऑप्शन चूज करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको हर केस में एक्चुअल यूज एंटर करना पड़ेगा, वास्तविक उपयोग दर्ज करना पड़ेगा। ये नीचे बॉक्स आएगा, इसमें आप एंटर कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैसेज वाली भाषा में भी डाल सकते हैं, हिंदी वाली भाषा में भी डाल सकते हैं, इंग्लिश वाली भाषा में भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने ऐप की लैंग्वेज हिंदी कर रखी तो हिंदी में डाल दीजिए, ऐप की लैंग्वेज इंग्लिश कर रखी तो आई थिंक you are comfortable in language English, you can choose English language and you can enter actual use in English। ठीक है, चलिए साहब। अब एक स्थिति बनती है लोक, अब एक स्थिति बनती है लोक। लोक वाला जो ऑप्शन है हर स्थिति में आपके सामने खुला रहता है। मान लीजिए आपको पता है यार एक दुकान है, एक दुकान है, लेकिन वो 10 दिन से बंद है, आप गांव में घूम रहे हैं, वो दुकान बंद पाई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन वो क्या है? लोक।
तो लोक सबके लिए खुला रहेगा। लोक का ऑप्शन आपकी सुविधा के लिए है। आपकी सुविधा के लिए क्यों है? सर आपने जनगणना भवन 1 की एंट्री करी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की एंट्री कर दी। 10वां जो जनगणना भवन है वो आपको जो है ऐसी स्थिति मिली कि वहां पर कोई जानकारी बताने वाला ही नहीं है। मान लीजिए एक छोटी सी बच्ची रह रही है उस घर में, उसकी फैमिली वाले कहीं गए हुए हैं, या ऐसी कुछ स्थिति है कि वहां जानकारी नहीं मिल पा रही है, या वास्तव में ताला लगा हुआ है। तो आपकी सुविधा के लिए अगर आपने 90 नंबर का जो भवन है उसकी एंट्री कर दी और फिर 11वें पे चले जाते सीधे, तो सीरियल बिगड़ जाती। इसलिए आपको 10वां ऑप्शन मिला है, आप उसमें लॉक कर दो। बाद में जब भी वो कैंडिडेट आए तब उसकी एंट्री पूरी कर दो। और अगर वो नहीं आता इस पूरी अवधि के दौरान तो फिर लॉक में ही चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगी बात। ठीक है साहब? तो लॉक का ऑप्शन आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आनी। इंस्टीट्यूशनल वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं, इंस्टीट्यूशनल का मतलब संस्थागत का ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं साथियों, तो संस्थागत का ऑप्शन जो है वो किस स्थिति में ओपन होगा? अब अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 चूज करते हैं तो ही जो है आपका इंस्टीट्यूशनल वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा, यानी कि खुल के आएगा। और ऐसी स्थिति में आपको केवल ऑप्शन नंबर 8, 9, 10, 11 की ही एंट्री करनी है। बाकी आपको 12वें से लेके आगे के क्वेश्चंस की एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अलग से क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने समझा रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्रम में सीरियल में कोई डिफरेंस है साथियों, यहाँ पर मेरे हाथ से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ये 17 के बाद 18वां डालना था, 18वां नहीं डाला और 19वां 20वां डाल दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे है। लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, देखो जहां प्रॉब्लम नहीं है उन पर डिस्कस करना है, कोई मतलब नहीं है। मोबाइल नंबर नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य अनाज क्या खाते हैं पूछ के भर लेंगे। कार जीप आपको पता चल जाएगा। टीवी में कोई दिक्कत नहीं है, नेट हैक नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर में समस्या नहीं है, साइकिल बाइक में नहीं है, टेलीफोन मोबाइल में भी नहीं है। ठीक है? रेडियो ट्रांजिस्टर में भी नहीं है। अब एक तो इस 24-25 को छोड़ दीजिए आप। बाथिंग फैसिलिटी, वेस्ट वाटर, ये सब आप समझ लेंगे। लेटरिन का टाइप कौन सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोर्स, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी, इसको छोड़ दीजिए थोड़ा सा, है ना। सोर्स ऑफ लाइट में कोई दिक्कत नहीं है, लेटरिन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जेंडर में कोई समस्या नहीं है, कैटेगरी में कोई समस्या नहीं है। अब आपके पास बच जाता है ऑप्शन नंबर 10, 11, 15, 16, 19, शायद ये 19 एक 18 है, देख लेना आप। 19 एक 18 आप देख लेना, है ना। अब ये क्वेश्चन आपके पास बचे हैं। ठीक है? क्या क्या बच्चा है? एक तो ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, एक 14 है, एक 15, 16 है, एक 24, 25 है। इन पे बात कर लेते हैं, बाकी में कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 की एंट्री कंप्लीट करी, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे आपको कब जाना है? अगर आपने ऑप्शन ये चूज किया है तो आपको आगे बढ़ना है, ऑप्शन ये चूज किया है तो आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 से लेकर के 9 तक, या यूं कहिए कि 10 तक भी चूज किया है, तो आपको कहीं कोई बचड़े खाने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं पे एंट्री खत्म है आपकी। ठीक है? अब अगर आपने 1 या 2 चूज किया है और अब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि एक परिवार में जनरली, एक परिवार के मान लीजिए 5 सदस्य हैं, लेकिन पता चला कि जनरली वहां पर 3 लोग ही रहते हैं और 2 लोग जो है उदयपुर में रह रहे हैं 6 महीने से कमरा किराया लेके। या उदयपुर नहीं, थोड़ा और आगे चले गए, जयपुर में रह रहे हैं मान लो। ठीक है? या कोई विदेश में रह रहा है, विदेश वाले को तो छोड़ ही दीजिए, उसको नक्की कर देना परिवार का हिस्सा ही नहीं है ना, तो उसको तो छोड़ दो आप। अब जनरली आपको पता है उस परिवार में 5 सदस्य हैं, लेकिन 3 ही रहते हैं, तो हम आपको 3 ही दिखाने हैं। और किसी सदस्य में जनरली 5 सदस्य रहते हैं किसी परिवार के अंदर, उस दिन आप जिस दिन गए 4-5 एक और मेहमान आगे पड़े हुए थे, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो नॉर्मली लीव जो वहां पर रहते हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर दिखाना है, नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें जो रहने वाले हैं। कोई अगर कोई परिवार ये कहता है कि मेरे परिवार के 2 सदस्य जयपुर में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी जनगणना गांव में ही होगी, हम लोगों ने यहाँ पे जनगणना नहीं करवाई है, ऐसी स्थिति में आपको परिवार की बात माननी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप परिवार की बात माननी पड़ेगी। आप परिवार को जो कन्वेंस कर सकते हैं, थोड़ा समझा सकते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट दिखाना करना, कार नाम पे है नहीं है, वो चीजों से अपन को बचना है। ठीक है? कोई कुछ भी नहीं करना इस तरह का। चलिए साहब, ये हो जाएगा। हेड के मामले में सामान्य परिवार का मुखिया कौन है? परिवार कह देता है कि हमारा मुखिया ये है, वही मुखिया है। एक जनरल सेंस अपना ये बनता है कि परिवार में जो कमाने वाला है या पुरुष है उसको अपन मान लेते हैं, लेकिन हमें हर परिवार से पूछ लेना है कि आपके परिवार का मुखिया कौन है, वो बताते हैं, उसको मान लेना है। इंस्टीट्यूशनल के मामले में संस्थागत परिवार अगर आप बताते हैं, तो इस मामले में जो है मुखिया है, मान लीजिए एक छात्रावास के अंदर आप गए और वार्डन साहब का नाम है मिस्टर जगदीश प्रसाद। तो हेड, इंस्टीट्यूट का जो हेड है, इंस्टीट्यूशन के मामले में जो हेड है, वहां पर आप जगदीश प्रसाद नहीं डालेंगे, वहां पर आप लिखेंगे वार्डन। क्या लिखेंगे? वार्डन। जेल के मामले में गए, है ना, तो जेलर साहब का नाम है मान लीजिए मुख्तार।
ठीक है। अब ये नहीं कि आप हेड का नाम मुख्तार लिख दें, वहां पर आपको जेलर लिखना है, यानी कि पद का नाम, नेम ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में जेंडर पूछा, इसका पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर जो जेंडर भरेंगे संस्थागत के मामले में, वो जेंडर, अब वार्डन साहब है तो जेंडर मेल हो गए, वार्डन साहिबा है तो जेंडर फीमेल हो जाएगा, कैटेगरी भी उन्हीं की भरी जाएगी। अब देखो यहाँ पर कमरे किराए लेके रहने वाले लोग हैं, मान लीजिए एक सामान्य परिवार है, दो साथी कमरा किराया लेके रह रहे हैं, एक उत्तराखंड का, एक हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। अब ऐसे मामले में आप सही सर जेंडर किसका डालूं, कैटेगरी किसकी डालूं, उन दोनों में से डिसाइड करके उन लोगों ने जिसको अपना मुखिया बताया है उसी की आपको सारी एंट्रीज करनी है। ओनरशिप में आपसे क्या पूछता है, स्वामित्व के मामले में आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसमें आपसे पूछता है कि क्या ये मकान आपका अपना है ना। यहाँ पर 4 कंडीशन बनती है, मैं सीधे से वैसे ही समझाता हूँ। पहला तो हाँ साहब खुद का मकान है, खुद का मकान है, इसका मतलब तो सेल्फ कर देना है। दूसरा ये कि खुद का मकान दूसरी जगह है, जैसे मैं चित्तौड़गढ़ में रह रहा हूँ कमरा किराए लेके, लेकिन मेरा मकान उदयपुर में है, तो आपका सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। तीसरा कि मैं कमरा किराए लेके रह रहा हूँ और मेरा दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी खुद का मकान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो ना मकान मालिक है ना किराएदार है, फिर भी रह रहे हैं, जैसे कि पुलिस लाइन में रहने वाले लोग, मकान मालिक भी नहीं है, किराया भी नहीं देते हैं, तो वहां पर आपको चौथा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, अदर वाला। आप यहाँ पर इस विशेष चीज का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं 15वां, नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स में आपको क्या करना है, वापरने योग्य कमरे हैं, द रूम्स विच कैन बी यूज्ड, उन्हीं को आप रूम माने। स्टोर है, रूम नहीं है, किचन रूम नहीं है, बाथरूम रूम नहीं है ना। एक ऐसा कमरा है, मतलब छोटा सा बना रखा है स्ट्रक्चर, उसमें कोई सामान वामान डाल रखे, वो रूम नहीं है। मतलब परिवार के पास एज ए रूम यूज करने की जो फैसिलिटी है, तो उसको आप रूम माने, ठीक है। एक परिवार मान लीजिए एक बड़ा कमरा बना के रह रहा है, बड़ा कमरा उसने बना रखा है, उसमें रह रहा है, और वो बेडरूम भी उसी को मानता है, सारा काम उसी में करता है, सोने का काम भी वही है, पढ़ने का काम भी वही है, बड़ा कमरा है, तो आप उसको एक रूम दिखा दें। बाकी आपको किचन को इसमें काउंट नहीं करना है, स्नानागार यानी कि बाथरूम को इसके अंदर काउंट नहीं करना है, स्टोर रूम को इसके अंदर काउंट नहीं करना है। यूज करने लायक जो कमरे हैं वही नंबर ऑफ रूम्स रहेगा। कपल के मामले में, कपल के मामले में उस परिवार से आप पूछेंगे, कपल के मामले में जैसे कि एक व्यक्ति है साहब, है ना, उसकी पत्नी मर गई है, लेकिन उसका बेटा है और बेटे की शादी हो रखी है। अब यही पूरा परिवार है साहब, एक डोकरा, उसका लड़का और उसकी बहू, परिवार दंपति कितना हो गया, कपल कितना हो गया, एक। कपल कितना हो गया, एक। या मान लीजिए उस भाई का एक छोटा और भाई है, जो भाई खुद ही 20 साल का है, यानी कि अभी 21 का नहीं हुआ है, और उसकी पत्नी भी है जो 16 साल की है, क्या उसको दंपति मानेंगे? यस, उसको दंपति मानेंगे। सर्टिफाइड तरीके से लिव इन में रह रहे हैं, दंपति माने जाएंगे। नाते लेके आ गया, दंपति माने जाएंगे। अब आपको इस पे नहीं जाना है कि जनाधार कार्ड में नाम है नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पति पत्नी मेल एंड फीमेल साथ में रह रहे हैं और पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, दंपति माने जाएंगे। एक व्यक्ति है जिसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी 15 दिन पहले उसको छोड़ के भाग गई, कोई नया नवेला से आ गया, उसको मतलब पसंद आ गया, वहां चली गई उसको छोड़, ठीक है। अब उसको दंपति में गिनेंगे? नहीं गिनेंगे, उसको दंपति में नहीं गिनेंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक से ज्यादा पत्नियां, ज्यादा पति पत्नी, वो उसमें आपको डाफे पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे आपकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो आपको तो यही मानना है, एक आदमी मान लीजिए उसके 3 पत्नियां हैं तो 3 दंपति माने जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए चलिए साहब, ये सारी बातें आपकी हो ही गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी के मामले में एक तो परिसर के अंदर है या परिसर से बाहर, परिसर के पास है, परिसर के दूर है ना, अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है। परिसर के पास में क्या मानेंगे, शहरों में 100 मीटर का दायरा, गाँव में 500 मीटर का दायरा, और इससे बाहर है तो उसको दूर की श्रेणी में दिखा देंगे, ठीक है। और टैंकर वैंकर आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये जो ड्रिंकिंग वाटर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके तो नल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जाता है वहां से अपने हिसाब से कर लेता है, अदर वाला ऑप्शन चूज कर लो। कौन सा ऑप्शन चूज कर लो? अदर वाला ऑप्शन चूज कर लो, है ना। एक व्यक्ति है, एक दुकान है मान लीजिए, वहां पर एक आरओ वाला आता है और 20 लीटर पानी सुबह भर के चला जाता है, अदर में यूज कर लो उसको, इसमें डाल दोगे अदर में, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपका आ जाता है प्रश्न 24वां, ये पूछता है आपसे, क्या इस परिवार के पास एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन है। ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि कनेक्शन है कि नहीं है, कनेक्शन लेके रखा है, केवल चाय बनाते हैं या कभी कभार यूज करते हैं, बाकी सारा काम लकड़ियों पे कर रहे हैं। ऐसे मामले में पूछा ये है कि कनेक्शन है कि नहीं है, मतलब कनेक्शन भी छोड़िए, एलपीजी अवेलेबल है कि नहीं है। अब वो परिवार सिलेंडर यूज करता है, भाई कम करे ज्यादा करे, वो ब्लैक से भराता है कि वो कनेक्शन से लाता है कि वो चोरी करके लाता है, पर उसके पास गैस की अवेलेबिलिटी है, एलपीजी की अवेलेबिलिटी है, वो चाहे तब चाय बना सकता है इस पे, तो इसमें आपको यस करना है, ठीक है।
अब इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत सारे साथी ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर एलपीजी अवेलेबल है तो 25 में एलपीजी करना ही करना है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक परिवार के पास एलपीजी है, वो उस पर सिर्फ चाय बनाते हैं या कभी कभार नाश्ता बनाते हैं, लेकिन बाकी सारे जो मेजर काम है वो जलाऊ लकड़ी से करते हैं। तो आपको मेन फ्यूल में जलाऊ लकड़ी करना है। मेन फ्यूल में क्या करना है साथियों, जलाऊ लकड़ी करना है। ठीक है, एलपीजी सीएनजी परिवार में उपलब्ध है और सारा काम एलपीजी पे ही कर रहे हैं, तो इसमें भी एलपीजी और इसमें भी एलपीजी आ जाएगा। समझ गए ना बात को? तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत विस्तार से समझा रखा है, आप चैनल पर जाकर के वीडियो विजिट कर ले। 25 मिनट का हो गया आज का वीडियो, थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो भी हुआ जो नहीं होना था। ठीक है, हम वहां भी रोए जहां नहीं रोना था। तो मैं क्या है, कभी कभी शायरी लिख देता हूँ। मैंने एक बार ऐसा भी लिखा था कि भक्ति में खुद को इतना तल्लीन किए बैठे हो, लगता है कोई जुर्म बड़ा संगीन किए बैठे हो। दिन में धर्म को ओढ़ पहन कर मंदिर मस्जिद जाते हो, पर लगता है रात बहुत रंगीन किए बैठे हो। और जिस दर से हम धोखा खाकर नो नो आंसू रोए हैं, उस सौदागर शख्स पे यार यकीन किए बैठे हो। और सबको पता है राधे तो बस मीठे का दीवाना है, ए हसीन क्यों स्वाद अपना नमकीन किए बैठे हो। और वक्त आने पर वक्त तमस को वक्त उड़ा देगा खुद ही, उठो यार तुम क्यों खुद को गमगीन किए बैठे हो, भक्ति में खुद को इतना तल्लीन किए बैठे हो। तो मैं शायरियाँ कविताएं भी लिख देता हूँ। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी learner_kavi09 इंस्टा आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे तो मुझे मेल कर सकते हैं। वो सारे लिंक्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय, राम राम।